Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello बच्चों, how are you? We are fine, ma'am. We are And what? fine, thank you. What Fine, about ma'am. you? I'm also fine. Beta, today we are going to about the next topic of chapter number 2 of history. And जो हमारा Yes, चैप्टर है ma'am. न्यू एम्पायर एंड न्यू किंगडम, ये इससे रिलेटेड है। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास में है, इसमें कौन कौन से अंपायर आए थे, कौन सा राजा था। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में एक ऐसे राजा के बारे में डिस्कस किया था जिसने अपना रीबर्थ किया Yes, था, ma'am. जिसने यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा अपनी शुद्धि की थी और वो क्षत्रिय कास्ट का बन गया। किसी को नाम याद है कौन सा राजा था वो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस प्राची, आप बताइए। मैम कांची दूर। दंती दुर्ग। तो बेटा जो दंती दुर्ग है ये कौन से कास्ट से बिलोंग करता था? ब्राह्मण। एंड बेटा ये याद है आपको उसने कौन सा यज्ञ कराया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए मुस्कान, आप बताइए बेटा कौन सा यज्ञ कराया था? मैम हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराया था। चलिए तो बेटा जो लास्ट क्लास में पढ़ा था सभी को याद है, किसी को कोई डाउट तो नहीं था? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. समझ आ गया था सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो बेटा जो हमारा ये जो चैप्टर है सेकंड वाला, न्यू किंगडम यानी नए राजा और उनका साम्राज्य, Kingdom. इसमें हमने ये मैप में डिस्कस किया था कि कौन कौन से राजा आए थे मेडिवल हिस्ट्री में। इसमें हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से राजा थे? एक तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल एंड चाहमान। एंड बेटा हमें इन सारे राजवंशों के बारे में अपनी इस हिस्ट्री की बुक में पढ़ना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में इस पिक्चर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये पिक्चर किसकी है, कौन से राजा के बारे में है, याद है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनुराग आप बताइए बेटा, ये पिक्चर कौन से राजा की है? यस अनुराग, याद है बेटा या आप भूल गए? अनुराग भूल गए हैं। अभिषेक आप बताइए बेटा। Ma'am, Narasimha. नरसिम्हा वर्मन। एंड बेटा ये वाली जो वर्मन। ये फोटो है, जो ये मूर्ति है, ये कहाँ पर बनाई गई है? प्राची आपको याद है बेटा ये कहाँ बनाई गई है ये वाली मूर्ति? गुफा में। तो हमने क्या पढ़ा था, जो नरसिम्हा वर्मन जो राजा था वो बहुत ही साहसी था, वो अपने आप को शेर की तरह मानता था और इसलिए उसने यहाँ पर अपनी Yes, पिक्चर ma'am. बनवाई है जिसमें वो शेर के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये कौन से कास्ट से बिलोंग करता था, कौन से ग्रुप से? राष्ट्रकूट से। ठीक है, ये राष्ट्रकूट राजा था नरसिम्हा वर्मन, जो Yes, अपने ma'am. आप को शेर की तरह मानता था कि मैं शेर की तरह बहादुर हूँ। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. आज का जो टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो बेटा हमें ये पढ़ना है कि जो ये नए राजा आए, इनका जो साम्राज्य था, इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, ये लोग किस तरीके से शासन चलाते थे। जैसे आज के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, वो रूल बनाते हैं एंड उन रूल्स को पूरे कंट्री में, पूरे देश में फॉलो किया जाता है, उन सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले कोई जनता इलेक्ट नहीं करती थी, प्रतिनिधि अपना वो वोट नहीं देती थी। पहले जो काफी पावरफुल होता था वो राजा होता था और वो अपने सारे नियमों को अपनी प्रजा से मनवाता था। तो बेटा हमें इसमें ये पढ़ना है कि जो मेडिवल हिस्ट्री में जो हमारा नया अंपायर आया, उसका जो राजा था उसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. सभी को ध्यान Yes, से ma'am. सुनना है, क्योंकि आपने बेटा जो 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी, आपने समुद्रगुप्त के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप ध्यान Yes, से ma'am. सुनेंगे तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि
हमारा जो मेडिकल हिस्ट्री में कितनी चेंजेस आए। मतलब जो हमारे पुराने राजा थे, नए वाले राजा उनसे अच्छे थे, इन्होंने कुछ अच्छा किया या नहीं किया। ठीक है बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Great King, Overlord of Kings, and Tribhuvan Chakravartin, Lord of Three Worlds, and so on. तो बेटा ये जो राजा आए थे मध्यकालीन इतिहास में, हमारी मेडिवल हिस्ट्री में, ये अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां देते थे, बहुत बड़ा टाइटल देते थे। बेटा अगर आपने कोई पुराना सीरियल देखा हो राजा महाराजा वाला, तो जब राजा महल में आने वाले, जहाँ सभा होती है, जब भी वो आने वाले होते हैं, तो उनके जो नौकर होते हैं, जो उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें पुराने टाइम पे, दरबार के जो दरबारी होते थे, जो रक्षक होते थे, वो पहले घोषणा करते थे कि महाराजा पधार रहे हैं। सुना है ना आपने? यस मैम। Yes, ma'am. करते थे। तो ये जो राजा होते थे ना, क्या करते थे, अपने आप को बड़े बड़े टाइटल देते थे ताकि उनकी प्रजा के सामने उनकी प्रसिद्धि हो जाए, और जो उनकी प्रजा है वो उसी नाम से उन्हें पुकारे। एंड यही कारण था कि वो लोग बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते थे ताकि उनकी प्रजा में उनकी धाक जमे, उनकी प्रजा उनको पूजे। एंड केवल उनकी प्रजा ही नहीं, जो बाकी जो एरिया के लोग हैं वो भी उन्हें मानने लगे कि ये राजा बहुत ही पॉपुलर है। तो अब हम ये देखेंगे बेटा ये लोग कौन कौन से टाइटल देते थे अपने आप को। तो पहला जो टाइटल है वो है महाराजाधिराज। अब महाराजाधिराज की मीनिंग क्या होती है? बहुत ही महान राजा, ग्रेट किंग। सारे राजाओं का स्वामी। ठीक है बेटा, Yes, यस ma'am. मैम। अभी हमें आगे ये भी पढ़ना है Yes, कि ma'am. महाराजाधिराज वाला टाइटल कौन से राजा के लिए दिया गया था। ठीक है, एंड दूसरा एक और टाइटल दिया है त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड, तीनों लोगों का स्वामी। तो ये बेटा ये दो टाइटल दिए हैं, पहला है महाराजाधिराज एंड दूसरा है त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी तीनों लोगों का स्वामी। तो ये जो राजा होते थे ये अपने आप को टाइटल देते थे, उपाधियां देते थे। In spite of such claims, they often shared power with their Samant as well as with association of people, leaders and Brahmins. ये लोग अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल देते थे, तो ये लोग प्रजा के साथ मिलते भी थे, बिल्कुल मिलते थे। ये इन सारे क्लेम्स के बावजूद, यानी इतनी सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी ये अपनी सत्ता को किस किस के साथ शेयर करते थे? अपने के साथ। आवाज आ रही है किसी और से? अलका बेटा माइक ऑफ करिए। तो बेटा ये लोग अपनी सत्ता को साझा करते थे, अपनी सत्ता को मतलब इन सबके साथ अपनी पावर शेयर करते थे, इन सभी लोगों के साथ। अब किस किस के साथ करते थे? अपने सामंतों के साथ, अपनी संस्था के साथ, एंड उनके राज्य में जो किसान रहते थे उनके साथ, ट्रेडर्स व्यापारियों के साथ एंड ब्राह्मण्स के साथ। तो बेटा ये लोग अब किस किस के साथ ही अपनी खुशियां बांटते थे? अपने सामंतों के साथ, अब किसानों के ग्रुप के साथ, व्यापारियों के साथ एंड ब्राह्मण्स के साथ। ठीक है बेटा, एंड ये इन सभी Yes, को ma'am. ख्याल में रखते थे। तो ये इनके साथ कैसे सत्ता की साझेदारी करते थे, और आगे देखते हैं और क्या होता था। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर यस। तो बेटा मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि ये लोग इन सभी के साथ अपनी अपनी पावर को शेयर करते थे। मतलब ये इन लोगों के ऊपर अपना हक नहीं जमाते थे, बल्कि इन लोगों का भी ख्याल रखते थे, एंड इनकी जो भी जरूरतें होती थी उन्हें पूरा करते थे। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं फिर। यस प्राची, बेटा राजा अपने आप को कौन कौन से टाइटल देते थे? महाराजाधिराज। एंड श्रेया आप बताइए बेटा, और दूसरा और कौन सा टाइटल देते थे महाराजाधिराज के अलावा?
चलिए गौरव, आप बताइए बेटा। मैम त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती, वेरी गुड। तो बेटा ये 2 टाइटल देते थे वो अपने आप को, एंड मैंने इसके बाद क्या बताया बेटा, ये लोग अब टाइटल तो देते थे अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी सारे अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते थे। ये अपनी सत्ता की साझेदारी यानी अपनी पावर को इन लोगों के साथ भी शेयर करते थे, अपने सामंतों के साथ भी, अपने किसानों के साथ भी, जो किसानों का ग्रुप होता था, एंड जो वहां पर उनके राज्य में जो ट्रेडर्स होते थे, जितने व्यापारी होते थे, एंड ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स के साथ भी। तो बेटा इनके साथ कैसे ये शेयर करते थे, अब हम आगे देखते हैं। In each of these state, resources were obtained from the producer. एंड बेटा आपको एक बात और पता है कि उस समय का जो राजा होता था वो अपनी प्रजा से टैक्स भी कलेक्ट करता था। अब ये टैक्स कौन पे करता था? क्या ब्राह्मण पे करते थे, या फिर राजा के सैनिक पे करते थे, या फिर किसान पे करते थे? कौन पे करता था, एक बार ध्यान से सुनते हैं। तो दैट इज डिफरेंट। ये बेटा जो प्रोड्यूसर होते थे, जो कोई भी चीज पैदा करते थे, जैसे कि किसान हो गए, वो खेती करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। दूसरे चरवाहे होते थे, जो जानवरों को पालते थे, जो कि ऊन वगैरह या जो दूध होता था उसको उसका उत्पादन करते थे, उसे प्रोड्यूस करते थे। एंड नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्टिजन, जो कि हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, दस्तकारी का। तो ये सारे लोग जो हैं, इनसे रिसोर्सेज कलेक्ट किया जाता था, पीजेंट से, कैटल कीपर से, एंड आर्टिजन से। ये लोग थे जो राजा को टैक्स पे करते थे। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. यस मैम। समझ रहे हैं सभी को? Yes, ma'am. अब टैक्स कैसे पे करते थे? आज के टाइम पे क्या होता है, हम लोग टैक्स कैसे पे करते हैं? पता है किसी को टैक्स कैसे पे किया जाता है? आदर्श आप बताइए। बेटे टैक्स कैसे पे करते हैं? टैक्स पेमेंट की जाती है। महिमा आप बताइए बेटा। चलिए अभिषेक आप बताइए बेटा, टैक्स कैसे पे किया जाता है? Ma'am, taxes are paid by the peoples when the person's income is more than tax. तो बेटा एक एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, इनकम होती है, जब उससे ज्यादा सैलरी हो जाती है तो टैक्स पे करना पड़ता है। एंड बेटा ये किस फॉर्म में किया जाता है? पैसे दिए जाते हैं या फिर वैल्यूएबल थिंग्स पे की जाती है? टैक्स में क्या पे किया जाता है? Ma'am, money. मनी। यस, मनी पे किया जाता है। तो क्या पहले के टाइम के लोग भी मनी देते थे? क्या उनके No, पास ma'am. पैसे होते थे? नहीं, No, ma'am. अगर नहीं होते थे पैसे, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये लोग टैक्स कैसे पे करते थे। जो किसान हैं, जो कैटल कीपर्स हैं, एंड जो आर्टिजन हैं, ये लोग टैक्स कैसे पे करते थे। तो सबसे पहले देखिए, peasant, cattle keeper, artisan who were often presumed or compelled to surrender part of what they produce. बेटा ये लोग जो भी उगाते थे, जो भी पैदा करते थे, जैसे कि हमारे किसान हैं, ये खेती करते थे और इन्हें अनाज मिलता था। जो हमारे कैटल कीपर हैं, ये लोग जानवरों को पालते थे, इन्हें दूध मिलता था। या फिर जो उस टाइम पे मुर्गियां वगैरह पालते थे, उन्हें अंडा वगैरह मिलता था। एंड जो आर्टिजन होते थे, ये हैंडीक्राफ्ट करते थे, उसे बेचते थे, तो उसके बदले में उन्हें कुछ ज्वेलरी या कुछ सिक्के या कॉइन्स वगैरह मिल जाते थे। तो ये लोग टैक्स कैसे पे करते थे बेटा? उसके 4 हिस्से करते थे, एंड जो चौथा हिस्सा होता था, ये उसको अपने राजा को टैक्स के रूप में पेमेंट कर देते थे। जैसे किसान जो Yes, ma'am. जितना भी अनाज उगाता था, उसके 4 हिस्से करके चौथा हिस्सा किसको दे देता था? राजा को। राजा को। एंड बेटा कभी कभार किसान एंड आर्टिजन एंड कैटल कीपर, ये लोग अपनी इच्छा से पेमेंट नहीं करते थे, इनसे जबरदस्ती पेमेंट कराई जाती थी कि नहीं आपको देना है, नहीं तो राजा आपको कारागार में या जेल में बंद कर देगा। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप सबको पता लग गया कि टैक्स कैसे पे होता था पहले के टाइम पे। यस मैम। तो ये लोग जितना भी उगाते थे,
उसका एक पार्ट सरेंडर कर देते थे। अब ये या तो खुद से सरेंडर करते थे या फिर इन्हें जबरदस्ती इनसे लिया जाता था। Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. And बेटा कभी कभार ये टैक्स किसके द्वारा लिया जाता था? भूस्वामियों के द्वारा। क्या होता था? जो सामंत होते थे राजा के अंडर, वो किसानों से अपनी जमीन पर खेती कराते थे। एंड किसान जब खेती करके अनाज उगाता था तो ये जो सामंत होते थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे, वो उन किसानों से उनकी उपज का चौथा हिस्सा ले लेते थे। एंड जो इन्हें टैक्स मिलता था वो राजा को पे कर देते थे। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. एंड ये जो टैक्स है ये ट्रेडर्स यानी व्यापारियों से कलेक्ट किया जाता था। जो व्यापारी होते थे बाहर अपना सामान बेचने जाते थे, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए बेटा, अब एक चीज और दी है, ये आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी ये वाला पैराग्राफ पढ़ने के बाद। ओके? यस मैम। तो सभी Yes, को ma'am. ध्यान से सुनना है। देखिए इसमें दिया है 400 टैक्सेस। आज के टाइम पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स पहले के टाइम से अलग है, किस तरह अलग है हमें ये देखना है। पहले के लोग किन किन चीजों के लिए टैक्स देते थे, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे सभी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास वो रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। तो बेटा जो हमें चोल साम्राज्य का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी उनके जो मिले, आवाज आ रही है क्या से? वहां से भी, जिसकी भी यहाँ से आवाज आ रही है वो अपना माइक ऑफ रखिए। तो बेटा जो चोल साम्राज्य से रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन मिला है। इंस्क्रिप्शन में या तो शिलालेख भी आ सकता है यानी पत्थरों पर लिखवाया गया, या फिर पिलर्स पर लिखवाया गया। तो इनके बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में हमें क्या पता लगा है इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें तमिलनाडु में मिला है। ऐसा पता लगा है कि चोल साम्राज्य में लगभग 400 से ज्यादा टाइप के टैक्स लिए जाते थे। अभी कौन कौन से टैक्स लेते थे? द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेटी। तो बेटा इसमें जो सबसे फेमस जो टैक्स है उसका नाम है वेटी। अब ये वेटी कर किन चीजों पे लिया जाता था? वेटी नाम का टैक्स किस लिए लिया जाता था? टेकन नॉट इन केस बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड कादामाई और लैंड रेवेन्यू। ये जो टैक्स है ये मजदूरों से लिया जाता था जो मजदूरी करते थे। एंड उन्हें क्या कहा जाता था? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि एक बड़ी सी जमीन का मालिक होता था सामंत, वो अपनी जमीन पे किसानों से खेती कराता था। एंड जब भी किसान खेती कर चुका होता था तो उसे टैक्स पे करना पड़ता था। अपनी जमीन का जितना उसने उगाया होता था वो उसका आधा हिस्सा दे देता था। तो बेटा इसी वाले टैक्स को वेटी कर के नाम से जाना जाता था, वेटी टैक्स। ओके बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. एक तो बेटा ये हो गया टैक्स यानी लेबर के रूप में। अब दूसरा एक और टैक्स है, ये कौन सा टैक्स है? देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन थेचिंग द हाउस। तो बेटा आपने पुराने टाइम के घर देखे होंगे, अगर आपने कहीं आज तो फिलहाल कम होते हैं इस टाइप के घर। आपने कहीं देखा हो घरों पे मिट्टी के घर बने होते थे और उन पर छप्पर रख दी जाती थी, शेडेड पार्ट घास फूस का बना हुआ। देखा है आप Yes, सभी ने? यस मैम। तो बेटा साम्राज्य में बताया है कि जब लोग अपने घर पर वो छप्पर डालते थे, छत डालते थे मकानों की, तो उसके लिए भी उन्हें पहले टैक्स पे करना पड़ता था, बाद में वो लोग अपने मकान पे छत डाल पाते थे। ठीक है बेटा? क्या आज के टाइम पे Yes. टैक्स का कर देना पड़ता है? नो मैम। नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे देना पड़ता था। और वो राजा लोग होते थे इसलिए कोई उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता था। एंड बेटा इसके अलावा एक और देखिए अमेजिंग सी बात, अगर हमारे लिए कहा जाए तो हम सोचेंगे क्या इस टाइप का भी टैक्स हो सकता है? देखिए कौन सा टैक्स दिया है हमें? द यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्री। अगर हमें किसी पेड़ पर चढ़ना हो तो उसके भी लिए टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ पर पाम ट्री के बारे में दिखाया है कि अगर हमें पाम ट्री पे चढ़ना हो और उसके लिए सीढ़ियों से जो सीढ़ियां लेनी पड़ती,
तो पहले करना पड़ता था, बाद में ही हम पेड़ पे चढ़ सकते थे। ठीक है बेटा, समझ आया सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बेटा इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सा टैक्स है। पहले के टाइम पे यानी चोल साम्राज्य में एक और टैक्स लिया जाता था अपने पिता की उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने के लिए। यानी अगर कोई एक ऐसा पर्सन जिसे अपने पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो पहले उसके भी लिए टैक्स पे करता था, तभी उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी मिलती थी। और अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाता था तो उसकी प्रॉपर्टी राजा अपने अंडर ले लेता था। ठीक है, आज इस Yes, टाइप का ma'am. टैक्स होता है। No, ma'am. No, ma'am. अब देखिए, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं पहले के लोग कितने परेशान रहते होंगे बेचारे। जो गरीब जनता थी वो कितनी परेशान होगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. टैक्स पे करते थे वो लोग, पेड़ पे चढ़ने के भी लिए टैक्स देते थे, और अपनी ही प्रॉपर्टी पाने के लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। चलिए बेटा, तो समझ आ गया इतना सभी को? Yes, ma'am. पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे का पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो राजा होते थे पहले के टाइम पे वो अपने लिए कौन कौन से टाइटल रखते थे, कौन कौन सा टाइटल देते थे अपने आप को? बस कौन बताएगा? शो मी योर हैंड। यस प्रशांत, आप बताइए बेटा। मैम, जैसे महाराज अधिकार। महाराज अधिराज, और इसके अलावा और कौन सा टाइटल देते थे प्रशांत? मैम, तिभान। यस अनुराग, आप बताइए बेटा। मैम यस अनुराग, कौन सा टाइटल? राखी, आप बताइए। भुवन चक्रवर्ती, वेरी गुड। यस मुस्कान बेटा, आप बताएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। राजा को टैक्स कौन कौन से लोग पे करते थे? Ma'am, peasants, cattle keepers, and artisans. चलिए वेरी गुड। चलिए श्रेया बेटा, आप बताएंगे ये जो टैक्स है वो किस रूप में पे करते थे? कैसे टैक्स पे करते थे, क्या देते थे वो टैक्स के रूप में? श्रेया बेटा, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मैम, वो लोग टैक्स। गौरव, आप बताइए बेटा। यस मैम। मैम, वो लोग अपने मैम जो पैदावार करते थे उसका 4 हिस्सा करके चौथा हिस्सा राजा को देते थे। चलिए वेरी गुड। तो बेटा ये लोग अपनी उपज का या जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका 4th पार्ट दे देते थे। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में किस किस टाइप के टैक्स लिए जाते थे? चलिए अभिषेक, आप बताइए। Ma'am, in the Chol dynasty in Tamil Nadu, they take more than 400 type of taxes. First, they get the tax from the people in the form of fourth part of the crop they grow. And second, when a person want to thresh the house, they have to pay the tax, and when they use ladder to climb on tree, they have also to pay the tax, and when they want to get the property of their father, then they also give to the तो आप बताएंगे बेटा कि हमें जो चोल साम्राज्य के बारे में, टैक्स के बारे में पता लगा है कि वो लोग टैक्स लेते थे, ये हमें एक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता लगा है। तो ये इंस्क्रिप्शन हमें कौन से पार्ट से मिला है, कहाँ पर मिला है ये वाला इंस्क्रिप्शन? याद है काव्यांशु आपको, कहाँ से मिला है ये वाला इंस्क्रिप्शन हमें?
मैम राजाओं के द्वारा। उत्कर्ष आप बताइए बेटा। मैम मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है क्लियर। मैम अनुराग आप बताइए। मैम तमिलनाडु। तमिलनाडु से, वेरी गुड। ये जो इंस्क्रिप्शन है चोल साम्राज्य के बारे में तमिलनाडु से मिला है। चलिए बेटा अब आगे का रीड करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। These resources were used to finance the king's establishment. अब बेटा ये ऊपर वाले जितने भी टैक्सेस लिए जाते थे इनका क्या यूज होता था, इनसे इनका इस्तेमाल राजा करता था अपने एस्टेब्लिशमेंट में, या मतलब अपने राज्य को स्थापित करने में, अपने राज्य को बनाने में, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। एंड बेटा जितने भी मंदिर बनवाए जाते थे एंड किले बनवाए जाते थे उनमें इन They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. And बेटा राजा उन जगह भी इस टैक्सेस को प्रयोग करता था, उन जगह से युद्ध करने में जहां पर उसे ऐसा लगता था कि इस जगह युद्ध करने के बाद, जगह को लूटने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उनके लिए वो पहले आर्मी तैयार करता था और उस आर्मी पे वो टैक्स वाले रुपए ही खर्च करता था। ओके बेटा। Yes. तो जहां पर उसे वेल्थ की यानी धन की एक्विजिशन होती थी, आकांक्षा होती थी, लगता था कि मुझे यहाँ से बहुत सारा पैसा फॉर्म ऑफ प्लंडर यानी लूट के रूप में, क्योंकि जब भी लड़ाई की जाती है, युद्ध किया जाता है, तो सामने वाली सेना अपने आप कोई चीज नहीं देती, उससे छीन कर ही लिया जाता है। तो जब भी उन्हें जहां पर भी ऐसा लगता था कि इस जगह आक्रमण करके हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारा धन मिलेगा, तो उसके लिए पहले वो अपनी सेना तैयार करते थे और उस सेना को तैयार करने के लिए वो लोग वही टैक्स पर खर्च करते थे। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. एंड इसके अलावा एक जगह और खर्च किया जाता था, एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, ऐसे रास्तों को खोजने में जिन जगह से व्यापार किया जा सके, मतलब वो लोग ऐसे रास्ते खोजने के लिए भेजते थे लोगों को कि वो लोग पता लगाएं कि कौन से रास्ते से बहुत सारी कौन सा ऐसा रास्ता है जो बहुत सारी जगह जाता है और जिनसे होकर के व्यापार बहुत ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For collecting revenue were generally situated from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position. अब बेटा एक और टाइम पे और भी थी जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम है, जो टैक्स इकट्ठा करने का काम है, ये कोई प्रभावित फैमिली ही करती थी, मतलब जो राजा के बहुत करीब होते थे उन्हें ही ये काम सौंपा जाता था, जिन पर राजा बहुत भरोसा करता था। वो किसी ऐसे पर्सन को टैक्स कलेक्ट करने का काम नहीं देता था जिसे वो ना जानता हो। तो जितने भी राजा के अंडर में होते थे, जो राजा के बहुत करीबी होते थे, वो उन्हें ही टैक्स कलेक्ट करने का काम सौंपता था। एंड ये पोजीशन कैसे डिसाइड होती थी? ये हेरिडिटी होती थी, वंशानुगत होती थी। सपोज दैट अगर राजा के दरबार में जो मंत्री था वो उसके बेटे को ही अधिकतर मंत्री बनाता था, किसी और को जल्दी अपॉइंट नहीं करता था। ओके बेटा, समझ आ गई सभी को? Yes, ma'am. This was true about the army as well. और यही चीज सेना के लिए भी थी। सेना में भी वो क्या करता था, वो केवल जो सेना में पहले सैनिक थे उनके ही जो वंश लोग थे उन्हें ही सेना में शामिल करते थे, बाकी लोगों को जल्दी शामिल नहीं करते थे। एंड बेटा इसके अलावा जो राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, क्लोज रिलेटिव, यही ऊंची ऊंची पोस्ट पर होते थे। बाकी लोगों को राजा अपने साथ में कोई ऊंची पोस्ट या अपने महल में या अपने दरबार में कोई ऊंची पोस्ट नहीं देते थे। समझ आ गया बेटा सभी को? Yes, ma'am. क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, जो राजा कलेक्ट करते थे उसका इस्तेमाल कहाँ करता था वो? यस मुस्कान, आप बताइए बेटा।
Ma'am, please repeat the question. बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि जो राजा जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे ट्रेडर्स से एंड पीजेंट से, वो उस टैक्स को कहाँ पर यूज करते थे, कहाँ यूटिलाइज करते थे उसे? Composition of that. अभिषेक आपको पता है? Yes, ma'am. चलिए आप बताइए। Ma'am, they use that text to construct the temple and fort, and they also use that text in the fight wars. चलिए वेरी गुड। तो बेटा ये जो टैक्स होता था इसका इस्तेमाल वो टेम्पल बनवाने में एंड किले बनवाने में, जो फोर्ट होते थे इन्हें कंस्ट्रक्शन कराने में यूज करते थे, एंड इसके अलावा लड़ाई के भी लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन केवल उसी जगह जहां पर इन्हें ये भरोसा होता था कि वहां से उन्हें युद्ध करने के बाद बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए बेटा अब जो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा इसमें हम पढ़ेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। तो ये प्रशस्तियां क्या होती हैं एंड लैंड ग्रांट यानी जमीन का अनुदान। प्रशस्ति और लैंड ग्रांट दोनों का क्या रिलेशन है? प्रशस्तियां अगर हम देखें बहुत सारे राजाओं की जो उन्होंने लिखवाई हैं, तो उसमें बहुत सारी जमीनों के बारे में लिखा है कि उस जमीन को, बहुत सारी जमीन को राजा ने ब्राह्मणों को दे दिया था। तो क्यों दिया था, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes. आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलिए बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, आपको आज आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं एंड उसका लिखना है। ओके? Ma'am, please tell the homework again. जितना भी ये पढ़ा है हमने, आपको Yes, ma'am. 5 क्वेश्चन बनाने हैं एंड उसका आंसर भी लिखना है एंड आपका वर्क करना है। ठीक है बेटा? Ma'am, आंसर भी लिखना है? यस बेटा, आंसर भी लिखना है आपको। Yes, ma'am. समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, एंड जब आप बेटा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में राजाओं की प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye. Bye, ma'am. Bye. Ma'am, goodbye.